हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और ग्रेविटेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेकंड देंगे बस मुझे। अगर मैं यहां पर ग्रेविटेशन की बात करूं आपसे, तो इसमें हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे। देखो, पहले इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में आप मोशन पढ़ते हो, फोर्स एंड लॉज पढ़ते हो और ग्रेविटेशन पढ़ते हो, है ना। ये तीन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये तीन चैप्टर मैं अगर ऐसे कहूँ, ये फंडामेंटल है। क्या है ये? फंडामेंटल है, मतलब एकदम बेसिक है ये। इनसे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, और इनसे ऊपर भी कुछ नहीं है। और ये 9th क्लास की मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं ग्रेविटेशन की 11th क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन वहाँ पे भी है। ये ग्रेविटेशन यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया, ये चैप्टर नहीं समझ आया, इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई, तो वहाँ आपको सफ़र करना पड़ेगा। साइंस वाले कमर कस लें। साइंस नहीं भी लेनी है तो 10वीं में तो साइंस पढ़नी है, तो कमर तो कसनी पड़ेगी, ठीक है। तो 9th क्लास एक पूरे CBSE की एक ऐसी क्लास है जिसको सबसे ज़्यादा आपको तवज्जो देना है, जिसका सबसे ज़्यादा, मैं यूं कहूं, इनके अगर चैप्टर्स की बात करूं मैं, पूरी साइंस की, पूरी मैथ्स की, तो 9th क्लास से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि 9th क्लास ही सारी क्लास को डिफाइन करती है। सबसे फंडामेंटल क्लास है 9th क्लास। तो चैप्टर्स भी क्या होंगे? फंडामेंटल होंगे, राइट। कोर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। आइजैक न्यूटन की बात करेंगे हम, आ रही बात समझ। तो यहाँ पर जैसे फोर्स एंड लॉज में, इससे पिछले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ 8th चैप्टर की, तो वहाँ पर हमने फोर्स एंड लॉज में बहुत सारी चीज़ें समझी, है ना। अभी समझानी रह रखी हैं, मैं आपको कराऊंगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम जैसे बात करते हैं कि भाई कंप्लीट पहले फोर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद मोशन के लॉज को समझते हैं। और वहाँ पर आइजैक न्यूटन सर का रोल देखते हैं कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, राइट। उसी में जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वहीं से हम अपना जो नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वो निकालते हैं। कई बार एग्जाम में उसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। तो ये तीनों चैप्टर आपको 11th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। मतलब 11th क्लास इन तीन चैप्टर के बिना फिजिक्स बन ही नहीं सकती। पूरी फिजिक्स दुनिया की ये तीन चैप्टर पर टिकी है। इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सारे लॉज आप समझ पाते हो फोर्स के। और आपको अगर फोर्स के बारे में नहीं पता तो फिजिक्स में क्या उखाड़ेंगे हम, फिर कैसे बात बनेगी, है ना। तो चलते हैं फिर ग्रेविटेशन में थोड़ा डेप्थ को टच करना स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखो ग्रेविटेशन के अंदर हम सबसे पहली चीज जो समझते हैं वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ। ये क्या है करण भैया? ये बताइए हमें कि यूनिवर्सल के अगर ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल के कह रहा हूँ, अगर ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, यार देखो सबसे, मतलब मैं यूँ कहूँ फंडामेंटल, मैंने वर्ड ये बोल ही दिया, तो ये सबसे फंडामेंटल लॉ है ना। और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझोगे तो मजा आ जाएगा आपको। आ रही बात समझ में? देखो, मैंने जैसे दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ये है मेरे पास और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये A है और ये B है ना। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d मान लो या r मान लो, जो भी आपकी मर्जी। समझा रहा हूँ, आप घबराओ मत भैया। चैप्टर का मतलब आपने पहली बार ऐसा हुआ कि समझाया नहीं, आप सीधे टॉपिक पर उतर गए, वही समझ रहे हैं ना। ग्रेविटेशन ही तो समझा रहा हूँ। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है। ये मतलब भैया पूरे यूनिवर्स पर लागू होगा। हाँ, इस यूनिवर्स का, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर, मेरे पास मेरा मार्कर और डस्टर है, इतनी चीज़ होती है मेरे पास। तो ये मार्कर है, ये डस्टर है। तो चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट को मैं पिक करता हूँ, एक डस्टर और एक मार्कर। इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर है, या मान लो मैं क्लासरूम के बाहर इसको ले जाऊँ, कहीं पर भी ले जाऊँ, ठीक है। सामने क्या कहते हैं, मीटर है ना। उस मीटर और इस, अगर मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ, या
सामने जो मेरा मोबाइल है और ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ट्राइपॉड स्टैंड और इस मार्कर के बीच क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको मैं कह रहा हूं, और इसी पर सारा खेल टिका हुआ है। तो ग्रेविटेशन का मतलब और कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन का मतलब पहले आप समझो, डस्टर मार्कर, भैया डस्टर क्यों रख दिया आपने, सही तो समझ आ रहा था, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक हाथ में मेरे डस्टर है, एक हाथ में मेरे मार्कर है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ब्रह्मांड के कोई भी दो ऑब्जेक्ट, आप लोग कितने भी दूर हो, कितने भी पास हो, एक हाथ में मेरे पास अगर कोई चीज है, मान लो मेरे पास हेलमेट है यहां पर और मैं खुद हूं, तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रही है उसी को मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। है क्या? थोड़ा सा स्टेटमेंट पर आते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट पर बात करते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, every object in the universe attracts every other object, पहली लाइन, every object in the universe attracts every other object with a बोलो force, with a force। यानी करण भैया, कोई भी अगर मैं दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, लेट्स से यही ले लो, ये कैप है और ये मार्कर है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, आ रही बात समझ में? इन दोनों के बीच में क्या लग रही है? फोर्स। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। अब ये फोर्स फील नहीं होती है आपको, जैसे आप कहो कि करण भैया चुंबक की तरह छिपा, अरे वो नहीं है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैग्नेटिक फोर्स की थोड़ी ना यहाँ पर बात हो रही है। आप समझ रहे हो कि भैया मतलब फिर ये बुलाए ना एक दूसरे को पास, तो बुला तो रहा है, आप कैसे टिके हो? अभी आएंगे सबसे क्रूशियल पार्ट पर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कि भाई ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है। तो इसको कराने के बाद जब मैं अभी आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जब हम इंपॉर्टेंस कवर करेंगे 4-5 पॉइंट्स, तो वहां समझेंगे कि इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं अपनी और धरती की, तो हम जो टिके हुए हैं, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें अर्थ से बांधे रखती है। हवा में उड़ रहा हूं क्या? स्पेस में नहीं है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन जब मैं धरती की बात कर रहा हूं, तो धरती पर मैं टिका कैसे हूं, मैं चल कैसे पा रहा हूं? ये सब कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। यानी द फोर्स दैट बाइंड्स अस, आपको और मुझे, टू द अर्थ, ये है इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो पहले और समझते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। और ये जो फोर्स है, विच इज बनाना ना चाहिए, रटना बटना नहीं है, विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो चलिए लिख ही दिया ना मैंने, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पूरा लिख लेना, प्रॉप मतलब प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो भाई, बात समझ आई कि नहीं? बताएंगे मुझे। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि भाई जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पर है, ये कहीं पर है, आ रही बात समझ में? ये कहीं पर है और ये कहीं पर है। तो अगर मैं, एक सेकंड देंगे मुझे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पर है, ये उत्तम नगर में है, ये पंजाबी बाग में है। आ रही बात समझ में? और पास बुला लो, क्लास के ही करण भैया दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे कर लो। या मान लो एक ऑस्ट्रेलिया का कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने और दूसरा मान लो इजिप्ट का। अब उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
जिसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूं। तो हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का, अगर मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इस पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से क्या कर रहा है, एक फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स में बंधे हुए हैं वो दोनों, और वो फोर्स जो है, स्टूडेंट्स ध्यान से थोड़ा, ये जो फोर्स है करण भैया, ये फोर्स हमारी, आ रही बात समझ में, सी है ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है किसके, ये डायरेक्टली विच इज डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। इसका मतलब जो आप करण भैया, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी और सिंबल से नोटिफाई करेंगे क्या? नहीं। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई और सिंबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। वही जो मैं अगर एक आम फोर्स की बात करूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स आई है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, जो हमारी जनरल फोर्स का फॉर्मूला है, उसका भी सिंबल क्या है? कैपिटल एफ। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की मैं बात कर रहा हूं तो इसका भी क्या है? कैपिटल एफ। तो जरा देखना, डिराइव तो कर लेंगे पर देखो स्टेटमेंट से क्या बनेगा फॉर्मूला। तो जो करण भैया जो आप कह रहे हो, ये जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ध्यान से पढ़ो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। ठीक है करण भैया, m1 इंटू m2। और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, बताओ, बोलो भाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है यहां पर? तो करण भैया ये m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है और ये जो b ऑब्जेक्ट है m2 मास का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r या d, जो भी मानो, उसका स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से लाइन पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो फोर्स है आपकी, जो दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? बांध रही है, वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के तो इक्वल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में। और जरा देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, यानी इन दोनों के बीच में जो भी गैप है उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका क्या लेना है? स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कोई भी चीज नीचे हो। और क्योंकि फॉर्मूला है ये, तो ये बनाएंगे अभी हम, तो एक ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा यहां पर। इसकी अभी मैं बात करूंगा कहां से आया। कैपिटल जी, इसकी वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। यहां पर आइजैक न्यूटन का रोल नहीं है, ऑल्दो पूरा लॉ किसका है? आइजैक न्यूटन का ही है। लेकिन ये जो जी की जो वैल्यू है ये प्राप्त किसने करी? ये निकाली किसने? 6.673 इंटू 10 की पावर -11 जो आप रटते हो, तो वो कैवेंडिश सर का रोल है। अभी बात करेंगे। तो ये कहानी आपको समझ आई कि नहीं? इसको आप नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फटाफट, क्योंकि मैं हटाऊंगा, मेरे पास स्पेस कम है। चलें, चलो अब देखो यहां पर, अब ध्यान से समझना, सारा ही हटा दे रहा हूं मैं। देखो सर बहुत ज़्यादा भारी है इस समय, है ना, कि सुबह से मुझे भी नहीं पता कितने लेक्चर हो चुके हैं। आई थिंक 12-13 लेक्चर हो चुके हैं अपने। ठीक है, आ जाओ करण भैया, ये ए ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, वो b ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। जरा देखना स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला आपको, जो अब आ जाओ, आप उसी बात पर आओ। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये कह रहा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है। यही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, यही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेज हैं अलग अलग, उनके प्रोडक्ट के। ठीक है करण भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ये तो बहुत छोटी सी बात है, पहली क्लास का बच्चा भी समझेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। और फोर्स जो है एट द सेम टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, एंड फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बोलो यहां तक क्लियर आपको? यहां तक बात क्लियर? फोर्स जो है वो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके
उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों का जो मास है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, यानी इनटू करना है। अब ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो फोर्स प्रोपोर्शनल आएगी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर अब आपको भी पता है करण भैया जा रहे हैं फॉर्मूला बनाने, तो फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को तो कहते नहीं है, फॉर्मूले में इक्वल टू का साइन आना चाहिए। याद करो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी इसी पैरामीटर पर कराया मैंने आपको। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो फिर मैं क्या लाऊंगा, कांस्टेंट लाऊंगा। और भाई मेरे को ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये नहीं चाहिए, इसको हटाते साथ मुझे तो ये चाहिए। लेकिन ये इसके साथ हटता है लेकिन एक कांस्टेंट भी आता है, यानी ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये किस में मर्ज होता है, इन दो चीज में। यानी कोई भी आप किसी भी, अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं और उसका अगर आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो उसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तभी इक्वल टू का साइन आएगा, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल टू का साइन तो अपने साथ लेगा लेकिन बिल्कुल उसके बराबर नहीं होगा। उस इक्वल टू के साइन के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, तब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा। ठीक है करण भैया, ये बात भी समझ आ गई हमें? ठीक है, अजीब सा लगेगा ना कि भैया बॉल कहाँ से आ गई यहाँ पर। अब देखो तो ये बात हो, अब देखो तो ये सारी चीज़ तो एज इट इज़ है। एक कांस्टेंट यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो कांस्टेंट था k, उसकी वैल्यू थी 1। यहाँ पर है वो कांस्टेंट g और बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये आ चुका है आपके पास, ये हमने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिराइव कर लिया। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट कितना भी दूर कर लो, हाँ फोर्स आपकी वीक होती जाएगी। भाई अगर आपका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे मैं बड़ा करते जाऊं, अगर इस डिस्टेंस को मैं बढ़ाते जाऊं तो यार सीधी सी बात है डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, वो भी डिस्टेंस की भी जो वैल्यू है फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी, उतने ही प्रोपोर्शन में, और उससे भी ज़्यादा उसमें। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ पर 2 से 4 कर दूं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, फोर्स 16 टाइम्स आपकी, यानी अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ाऊं, सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दो, ये सारी चीज़ें साफ कर दो, थोड़ा फोर्स और डिस्टेंस को समझ लेते हैं। अगर मैं ये रेडियस मत बोल देना, डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ाता हूं तो फोर्स आपकी 16 टाइम्स वीक हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को 6 टाइम्स और बढ़ाता हूं तो फोर्स 36 टाइम्स वीक हो जाएगी। ये कहानी है, यानी डिस्टेंस को मैं जितना बड़ा करते जाऊंगा, जितना बढ़ाते जाऊंगा, फोर्स मेरी उसी प्रोपोर्शनल में, और उस प्रोपोर्शन में नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में वीक होती चली जाएगी। और ये तो सीधी सी बात है भाई। अगर आप किसी भी, जैसे सिंपल सी बात है, इसको तो आप नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी समझ सकते हो, है ना भाई। आप किसी के बहुत क्लोज हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, है ना। तो अगर आप बहुत क्लोज हो और वो तो ठीक है, लेकिन अब अगर वो व्यक्ति, मान लो मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं, वो अगर मेरे से दूर रहने लग जाएं, ठीक है, इंडिया ही छोड़ दें कि भाई क्या कहते हैं, मैं नहीं रह रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और तो अब सोचो वहाँ पर आ रही बात समझे, बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोई मेरे साथ में है और वो पर्सन कह रहा है कि भाई कोई मतलब नहीं रखना, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप रहो, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और देश का होने जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता चला जाएगा, वीक होते चले जाएगा। भाई अभी मान लो मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, एक दिन नहीं भी रहेंगे, तो जो एक तरीके का बॉन्ड है, चलो पेरेंट्स पर तो किस तरीके से हम करें, मतलब जैसे इस तरीके से समझ लो, कोई आपका अच्छा दोस्त है और वो आपसे बात करना बंद कर दे, तो जो एक पूरा जो बॉन्ड था वो तो धराशायी हो जाएगा, वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। डिस्टेंस अगर वो बढ़ा ले, कोई आपके साथ है और अब वो कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, और या फिर ऐसे भी ना बोल के बस वो डिस्टेंस क्रिएट करने लगते, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाए तो बॉन्ड जो है वो वीक होता चले जाएगा। वही तो है, और क्या है।
प्रैक्टिकल लाइफ पर अप्लाई करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये बात आपको आई समझ में? अब इस जी को समझो स्टूडेंट्स, अब इस जी को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जी की बात करूँ, ये कैपिटल जी जो है ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, साइड में लिखो। इस जी को मैं क्या कह रहा हूँ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस जी की वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दी गई 6.673, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इनटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नोट करो, है ना, नोट बनाकर ये पॉइंट्स फटाफट। बात आई समझ में? लिख लिया? जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जी स्मॉल जी नहीं है भाई, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो हमने स्मॉल जी पढ़ा है, ये आपका क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और जो कैपिटल जी है क्या है? ग्रेविटी। इसकी क्या है? अगेन 11वीं वाले अगर यहाँ बैठे होंगे तो समझ रहे होंगे कि हालांकि इसकी वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह देते हैं, बट चेंज होती है, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ये। आ रही बात समझ में? चलो वहाँ पर बात करेंगे। तो अभी ये ध्यान रखो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक एक्सेलरेशन है। स्मॉल जी एक तरीके का क्या है? ग्रेविटी से क्रिएट हुआ एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अच्छे से लिखना चाहो तो यूनिवर्सल भी लिख लेना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है और ये एकदम फिक्स्ड है 6.673। आप तीसरी डेसिमल प्लेस हटा भी सकते हो जब न्यूमेरिकल में करोगे, तो कहीं कहीं आप 6.6 लेकर भी काम चला सकते हो। तो पूरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर वैल्यू की, तो 6.673 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आई? ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। आ जाओ, हटाऊं अब? हटा दें? देखो कई बार हमसे यूनिट पूछी गई है, कई बार हमसे ये जो जी है ना, ये जो कैपिटल जी है, इसकी यूनिट पूछी गई है कि ये कहाँ से आया। भाई ये नहीं पूछेगा कोई आपसे ये कहाँ से आया। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे, मतलब है ना, हेनरी कैवेंडिश की बात कर रहे हैं हम, तो ये कैसे उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी, क्या करा, ये नहीं, ये आपका पार्ट नहीं है ना। ये बहुत समय तक आपका पार्ट नहीं है, जब तक आप बहुत डीप रिसर्च जाकर नहीं करते हो। आपका जो पार्ट यहाँ पर है सिलेबस का, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? देखो कांस्टेंट है ये ऐसा जिसके साथ इतनी खतरनाक यूनिट जुड़ी हुई है, फोर्स की है, डिस्टेंस की है, मास की भी है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। करण भैया इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। आपकी एक सीख हमें याद है, किसी की भी यूनिट निकालनी है, रटना है ही नहीं, आपको सिंपल सा काम क्या करना है, उसका फॉर्मूला जनरेट करना है और उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ RHS राइट हैंड साइड में आ रही है उनकी यूनिट को वहाँ पर एक्सप्रेस करना है काट पीट के। LHS में जो भी आपके पास क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, जो भी है, उसकी यूनिट आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट केस में यूनिट आ जाएगी। आ जाओ, मेरे पास फोर्स क्या हट गया, क्या वो रहा, F इज इक्वल्स टू G/m/r²। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं G के फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या बनेगा भाई? फोर्स आपके पास क्या है, G/m1m2r²। तो यहाँ से G का क्या बनेगा बताओ मेरे को, यहाँ से G का क्या बनेगा बताइए। करण भैया G को साइड रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू F इंटू आर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इंटू r²। ठीक है भैया, आगे ये न्यूमरेटर में G के साथ मल्टीप्लिकेशन में, G के साथ ये सारी चीज़ें क्या है, m1 इंटू m2 मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है करण भैया, लो बन गया, लो बच्चा पार्टी बन गया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। कैपिटल G ऑलवेज इक्वल्स टू में FR² अपॉन में दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उनका प्रोडक्ट। बस अब यहाँ से यूनिट निकाल लो, आ जाओ, चलें बताइए। तो G का फॉर्मूला क्या बना, G लिख दिया मैंने। ठीक है, बताओ भाई, FR² m1 m2। तो करण भैया F का क्या होता है, फोर्स की SI क्या है, फोर्स की SI, अबे सिलाई नहीं कह रहा हूँ, फोर्स की SI यूनिट कह रहा हूँ, न्यूटन, इंटू में
डिस्टेंस की क्या होती है एसआई यूनिट? मीटर। और डिस्टेंस का क्या हो रहा है यहाँ पर? स्क्वायर हो रहा है। यूनिट का भी एम, मास की यूनिट एसआई यूनिट दूसरे मास की भी वही आ गया। लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। करण भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर। डिवीजन में जो भी चीज़ है, नीचे डिवाइड में जो भी चीज़ है उसको मैं पर कह सकता हूँ, पर। और केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं, अगर ये साइन हटा दूँ स्लैश का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं। क्या बताइए? ये यूनिट हो गई हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बोलो, अच्छे से समझ आया? आज यही इतना ही हमें यहाँ तक ही कवर करना था। तो अच्छे से जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बताई है, इसको अभी बैठ के रिवाइज करोगे 15 मिनट के बाद। आ रही बात समझ में? लेक्चर क्लोज करने जा रहा हूँ मैं, आप भी बंद करोगे अपना मोबाइल, उसके बाद अच्छे से कॉपी से ही रिवाइज करोगे। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो वापस से क्लास देखोगे, अगर उसके बाद भी डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इतना ही पार्ट है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब इस पर बेहतरीन न्यूमेरिकल होते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, और वो काफ़ी मतलब कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, पर मैं कराऊंगा। वो कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज़ करनी होती है हमें, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? कि कैसे 10 की पावर को कैसे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, यहाँ पर न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, फिजिक्स का ये आपका सेशन है, तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ अर्थ की बात होती है, मास ऑफ मून की बात होती है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब सब चीज़ यहाँ पर ज़्यादा ही होंगी, ये तो सीधी सी बात है। 10 की पावर में होंगी, तो उन 10 की पावर को आपको क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। उन 10 की पावर को आपको सोल्व करना होता है पहले, बाकी सारी चीज़ें आसानी से सोल्व हो जाती हैं। और उसके लिए आपको 6-7 क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर आना चाहिए, उसके बेसिस पर मैं वो मैनेज कर लूँगा और मैं सारी चीज़ें सिखा दूँगा अगली क्लास में। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जाते जाते वापस से रिपीट करूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यूनिट वगैरह का खास ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।